बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंट्स अपॉन टेम्परेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो रेजिस्टिविटी का जो सिंबल है इसको हम यूँ लिखते हैं रो से। ये इसका सिंबल है रेजिस्टिविटी का। इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस ली जाए तो उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, ये 1 क्यूब है, ठीक है, और इस 1 क्यूबिक मटेरियल की हम रेजिस्टेंस देखेंगे। तो इस 1 मीटर क्यूबिक, ये क्यूब है ना, क्यूब किसे कहते हैं जिसकी तीनों साइड, अगर ये कॉर्नर है, ओरिजिन है, तो 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर और ये हाइट भी 1 मीटर, तीनों साइड एक जैसी इक्वल हों तो ये क्यूब कहलाता है। एक क्यूब मटेरियल की जो रेजिस्टेंस आती है उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब यहाँ पे मैं लेट करता हूँ, मेरे पास वायर है, ठीक है, इस वायर के यहाँ पे 2 एंड है और इसका जो फेस है, ये जो सर्कुलर एरिया है, ठीक है, हम जानते हैं इस सर्कुलर एरिया को हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया लेट कर लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर है। और इस वायर की जो लेंथ आ रही है, इस वायर की लेंथ लेट कर लें 1 मीटर है, ठीक है। तो ये 1 मीटर स्क्वायर, और ये अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होता है। तो एरिया कितना है 1 और लेंथ कितनी है 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया वॉल्यूम कितना आ गया 1 मीटर क्यूब आ गया। तो हम फिर कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब मटेरियल, ठीक है। अगर यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, अगर यूनिट मीटर क्यूब है तो फिर हम कहेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब रेजिस्टेंस इज नोन एज 1 मीटर क्यूब मटेरियल इज नोन एज रेजिस्टिविटी। तो ये हमने डेफिनेशन देख ली। हमारी बुक में जो है ना वो यूनिट मीटर लिया गया है, तो ऐसा यूनिट मीटर होता है वॉल्यूम का, तो फिर ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे तो कहेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब सब्सटेंस इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। अब आ जाए इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बात जानते हैं एक्सपेरिमेंटली, वो ये है कि जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एंड रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। ये जब रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने कहा था नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा इसकी बात कैसे ये डायरेक्ट और इन्वर्स होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि ये मेरे पास वायर है, ठीक है, इसकी ये लेंथ है, ठीक है। एक और वायर कंसिडर करते हैं, ये इसकी लेंथ है, सेकेंड वायर की है, ठीक है। अब देखें दोनों की लेंथ में चेंजिंग है, तो इसमें दोनों की लेंथ में चेंज है तो दोनों में नंबर ऑफ एटम भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो जिसकी लेंथ ग्रेटर है उसमें नंबर ऑफ एटम भी ग्रेटर होंगे, ठीक है। ऊपर वाली की लेंथ कम है तो एटम्स लेस होंगे, नीचे लेंथ ग्रेटर है तो एटम्स ज़्यादा होंगे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है एक एंड से दूसरे एंड पे तो कोलिजन कम होगी। अगर नीचे वाली वायर में देखें इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है एक एंड से दूसरे एंड में तो कोलिजन ज़्यादा होगी, लेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा एटम्स हैं तो कोलाइड करेगा, तो कोलिजन ऑपोजिशन ज़्यादा आएगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। ऊपर वाले केस में कोलिजन होगी, ऑपोजिशन कम आएगी क्योंकि एटम्स कम है, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम। तो इधर हमने देखा अगर लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो ऑपोजिशन बढ़ेगी, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब आ जाइए दूसरा देखते हैं, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है स्क्वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया के। अगर मैं यहाँ पे अगेन 2 कंडक्टर कंसिडर कर लूँ, लेट्स कर लें कि ये फर्स्ट कंडक्टर है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। अब मैं एक और कंडक्टर कंसिडर करता हूँ, अब इसकी ये लेंथ और यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन एरिया। ऐसा करते हैं हम इन दोनों की लेंथ इक्वली रखते हैं, ठीक है। अब देखें ज़रा इन दोनों अगर वायर को हम देखें तो दोनों वायर में ज़रा देखें क्रॉस सेक्शन एरिया जो ज़्यादा है वह नीचे वाली वायर का है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एंटर होते हैं, ठीक है, लेट करें ये एटम्स हैं जो इस वायर में मूव कर रहे हैं, तो ऊपर कोलिजन के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि एरिया कम है।
लेकिन अगर ये लोअर में देखें यही 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इनके कोलिजन के चांसेस बहुत लेस हैं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो कोलिजन कम होगी, तो रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, तो इधर देख लिया कि यहाँ पे एरिया क्या हो गया ग्रेटर, तो रेजिस्टेंस यानी कोलिजन कम होगी। इस केस में देखें एरिया कम है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो कोलिजन ग्रेटर होने के चांस हैं, कोलिजन ज़्यादा मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा, अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। ये हमने देख लिया, ये हम जानते हैं ये एक्सपेरिमेंटली ऐसे ही होता है। अब इसको इक्वेशन 1 कह दें, ऊपर वाली को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और नीचे वाली को नाम देते हैं इक्वेशन 2। अब ये जो इक्वेशन 1 और 2 आ रही है इनको कंबाइन कर लें, तो इधर करते हैं कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों को कंबाइन करने से यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा इसको हम कहेंगे R इज इक्वल टू L R प्रोपोर्शन टू L ओवर A। ठीक है, इन दोनों को एक साइड R है और दूसरी साइड L ओवर A बन जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में देखें अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव कर दें तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा इसको लिखेंगे R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन को, अच्छा ये फॉर्मूला मैं पहले तो ये लिख लेता हूँ R प्रोपोर्शन टू L ओवर A। अब यहाँ पे देखें कि मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करता हूँ तो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसको हम रो से लिखेंगे और साथ L ओवर A आ रहा है। ठीक है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रो है और रो वही है जो आपको मैंने बताया, ये रो रेजिस्टिविटी है। अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनाऊँ तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनेगा A दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और L डिवाइड हो जाएगा, तो ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा R A डिवाइडेड बाय L। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास बन गया। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन रहा है इसमें हमने देखना है इसका यूनिट क्या होता है। तो यूनिट देखें तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है, मेगा से लिखते हैं, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का मीटर होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे मीटर स्क्वायर में से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो बाकी जो हमारे पास यूनिट आ जाएगा वो है ओहम मीटर। ये इसका यूनिट आ गया रेजिस्टिविटी का। ठीक है, अब ये हमने यूनिट भी देख लिया। अब कुछ टर्म्स हम देखने लगे हैं जो यूज़ होते हैं, जैसे कि एक कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस यूज़ होती है। कंडक्टेंस का मतलब है कि कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस का मतलब है कि करंट फ्लो कितना करता है। अगर कंडक्टेंस ज़्यादा है तो करंट फ्लो ज़्यादा कर रहा है। अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, कंडक्टेंस को हम G से लिखते हैं और ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, मतलब अभी जो मैंने बात बताई कि अगर कंडक्टेंस ज़्यादा है मतलब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, और करंट तब भी ज़्यादा फ्लो करता है जब रेजिस्टेंस क्या होगी, स्मॉल होगी। ठीक है, कंडक्टेंस ज़्यादा करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा, इट मीन रेजिस्टेंस स्मॉल होगी। तो इसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल ऑफ इसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरे, इसका यूनिट लिखना है हमने। अगर हम इसका यूनिट लिखें तो इसका यूनिट यूँ हम लिख देंगे, इसका यूनिट बनेगा ये 1 ओवर ओहम कहलाएगा। ठीक है, 1 ओवर ओहम को हम पढ़ेंगे पर ओहम। ठीक है, ये इसका यूनिट आ गया 1 ओवर ओहम, यहाँ इसको लिखेंगे पर ओहम, ये इसका यूनिट हो गया। अब एक और टर्म देखने लगे हैं जिसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है इसको देखते हैं। कंडक्टिविटी का सिंबल इसको सिग्मा से लिखते हैं और ये बेसिकली रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी के। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे कंडक्टिविटी ज़्यादा है मतलब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, अगर कंडक्टिविटी ग्रेटर होगी तो रेजिस्टिविटी कम होगी। और रेजिस्टिविटी मैंने अभी बताया क्या है, रेजिस्टिविटी बेसिकली रेजिस्टेंस है किसकी, 1 मीटर क्यूब मटेरियल की। अगर 1 मीटर क्यूब मटेरियल है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसलिए हम रखते हैं क्योंकि इधर हम कह रहे हैं इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब एक स्पेसिफिक वैल्यू है, तो इधर इसलिए इसका रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी होता है। तो इधर डेफिनेशन करेंगे तो कहेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी।
या इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी कंडक्टिविटी की। और अब टेबल हमारी बुक में दिया हुआ है, आप टेबल देखें तो टेबल में ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं कंडक्टिविटी की। ठीक है, जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसमें करंट ग्रेटर फ्लो करेगा। और ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं जो टेबल में वैल्यू दी हुई हैं। ठीक है, अब ये हमने कंडक्टिविटी भी देख लिया। अब चलते हैं, हमने देखना डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंडेंस क्या होती है। अब हम डिपेंडेंस देखने लगे हैं रजिस्टिविटी की, टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंस होती है। टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर कम कर दें तो रजिस्टिविटी पे क्या चेंज आएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं, यहाँ पे मैं लेट करता हूँ कि बेसिकली ना रजिस्टिविटी मैंने आपको बताया, रजिस्टिविटी भी क्या होती है, रेजिस्टेंस ही होती है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब मटेरियल की। तो इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस को अगर हमने स्टडी करना है तो यूँ लेट कर लें कि ये वायर है। ठीक है, और इस वायर को हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। तो लेट्स कर लें यहाँ से मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एटम्स को क्या होगी, एनर्जी मिलेगी। टेम्परेचर हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे तमाम एटम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ पे एटम वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए आ रहे हैं। लेट कर लें कि यहाँ पे ये मैं लेट कर लेता हूँ, ये तमाम इधर पहले ये ड्रा कर लेता हूँ, ये एरोहेड बता रहे हैं कि ये तमाम एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ये ट्रैवल करता हुआ आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अगर ये ट्रैवल करता है यहाँ पे आ रहा है तो कोलिजन हो जाएगी। जहाँ जहाँ रेड है वहाँ वहाँ वाइब्रेशन है, वहाँ पे कोलिजन की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे आएगा फिर कुल रेड वाइब्रेशन है। ठीक है, वह रेड कलर में मैंने वाइब्रेशन शो किया है। तो अब देखें जहाँ से भी आएगा कोलिजन होगी। पहले क्या था, पहले ये था कि जहाँ पे एटम्स हैं सिर्फ वहीं पे कोलिजन होगी। यहाँ पे देखें ये एटम्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से एंटर होता है तो यहाँ पे होगी या इधर होगी या इधर, जहाँ पे एटम है सिर्फ वहीं कोलिजन होगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ कि वाइब्रेशन बढ़ गई। अब जहाँ जहाँ तक वाइब्रेशन हो रही है वहाँ वहाँ तक कोलिजन पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन सेंटर हुआ तो जहाँ जहाँ एरोहेड रेड है वहाँ वहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन आ गया, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ गया तो वहाँ पे कोलिजन ऑफ ग्रेटर होगी। तो इधर से हमने देखा कि टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए, मैं इधर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से क्या हुआ, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो गया।
में ऑप्शन आ जाएगा टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी और रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो ये हमने इस टॉपिक की MCQs भी देख ली। तो ये था आज का लेक्चर। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।